The chapter that we are going to start today is business services. अभी तक बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा था that is the kinds of forms of business organization which are available in our country. हमारी country के अंदर जो जो business organizations है और हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, लाइक प्राइवेट में कौन कौन से आ जाते हैं एंड पब्लिक. They were only the forms of business organizations. बट अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, अगर हम प्रोडक्शन बोलते हैं यानी कि जहां सामान बनता है वो भी बिजनेस ही होता है, और जहां हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यानी कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस के अंदर आपके मतलब वो भी आता है जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टेरिशरी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो भी बिजनेस कहलाता है. तो अंडर दैट बिजनेस सर्विसेज जो है दे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम. हमारा जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस, मतलब द सर्विस इंडस्ट्री. एंड इन आवर सिलेबस, मतलब हमारे 11 के सिलेबस में हमारे सर्विस इंडस्ट्री में वी आर हैविंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, देन आपके टेलीकॉम सर्विसेज एंड पोस्टल सर्विसेज. We need to go through all of them very carefully. So first I'll be summarizing the chapter for you one by one, and then we would go along with the NCERT. I'll be going with the mind map first. Now let us first of all say, मैंने आपको बताया सर्विसेज क्या होते हैं. सर्विस इंडस्ट्री, टेरिशरी सेक्टर, मतलब आप उसको टेरिशरी सेक्टर के अंदर भी लेकर आ सकते हो, आप उसको जो है सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हो. दे आर द ऑक्सिलरीज टू द मेन बिजनेस. आपका जो प्रोडक्शन है वो कैसे मतलब कि काम करता है, तो जो आपका मेन बिजनेस है उनको ये हेल्प करते हैं. एंड अंडर द बिजनेस सर्विसेज वी हैव बैंकिंग, insurance, communication, then we also have storage, advertisement. अब storage आपके पेपर मतलब आपके सिलेबस से कट गया है. Earlier it was also there. पहले ये that was part of your syllabus, but now they have deleted that portion. पहले आपका storage था. So if anyone is having the old book, they may be even having the storage वाला भी होगा. But right now we are only reading or learning about banking, insurance and communication. So now let us first of all come to the sector of bank. Banking आपका public भी है, private भी है. अगर हम लोग कहते हैं कि आई एम वर्किंग इन सिंडिकेट बैंक, आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, we come under the public sector. But at the same time, if I say I'm working in ICICI, I'm working in Kotak Mahindra, it is private. बट चाहे वो पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो, उनका जो मेन पर्पस है वो है गिविंग फाइनेंशियल सर्विस. गिविंग फाइनेंशियल सर्विस यानी कि जो पैसों से रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है आपका बैंकिंग. बैंकिंग हमें लॉन्ग टर्म पे कुछ नहीं करता है. इट गिव्स अस ऑन अ शॉर्ट और मीडियम टर्म. अगर आप सोचो कि कोई बैंक हमें फॉर एवर देता, नो, इट वुड बी 3 years 5 years. टेन्योर आपके जो है वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, बट दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज. तो कौन कौन से सर्विसेज एक बैंक हमें प्रोवाइड करता है? सबसे पहला हमारा आता है ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड, आजकल तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आई कैन से एवरीथिंग, मतलब if I have to deposit the fees of my daughter, then I have to give it online only. But in some areas, abhi bhi, in some areas, abhi bhi, we have to deposit the money through draft. Draft
एंड चेक दो अलग चीजें हैं। चेक में आपका जो पैसा होता है that is deposited, that is withdrawn after the check is given। जैसे आपने मुझे चेक दिया, से आपने मुझे जो है, मैंने आपसे सामान खरीदा और आपने मुझे चेक दिया, तो मैं सामान आपको देने के बाद आई विल बी गेटिंग द चेक, फिर मैं उसे पैसा बैंक में डालूंगी, फिर वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। बट बैंक ड्राफ्ट के अंदर आपके बैंक से पहले पैसा जो है वो कटता है एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट इन माय बैंक। यानी कि मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी में यू आर गोइंग फॉर, इन अ यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर सम कोर्स। तो अगर आप कोर्स करना चाहते तो कंपनी, वो आपको इंस्टीट्यूशन क्या कहेगा, इट वुड आस्क यू टू डिपॉजिट द फी। अब आजकल तो हमारे पास में ऑनलाइन सिस्टम है, बट पहले क्या होता था, मतलब हम लोगों ने तो ड्राफ्ट के थ्रू ही किया है, तो पहले क्या होता था, हमें जो है अपने बैंक जाना पड़ता था, जिस यूनिवर्सिटी के लिए हमें फीस देनी है उनका, उनके बैंक का पूरा डिटेल देना पड़ता था। हमारे अकाउंट से पहले पैसा विड्रॉ होगा एंड इट विल बी प्रेजेंटेड जस्ट लाइक अ चेक। लेकिन वो चेक नहीं होता, चेक में हमेशा जो है मनी बाद में निकाला जाता है। वेरस वेरस इन ड्राफ्ट द मनी इज टेकन फर्स्ट। तो दैट इज, आपको बैंक ड्राफ्ट आप बना सकते हो, you can always go for the bank draft and many of the companies have to, many of the companies जो है वो बैंक ड्राफ्ट पर अभी भी काम करती है। जैसे आपको अपना मटेरियल मंगवाना है तो जैसे कि आप पहले ड्राफ्ट से पैसा दे दीजिए। जैसे आप कोई टेंडर देना चाहते हो, टेंडर मींस यू आर गिविंग द कोटेशन, तो उसके लिए आपको बैंक ड्राफ्ट देना पड़ता है। सेकेंड इज बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक का मतलब क्या होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब दिस इज अ चेक विच इज इश्यूड बाय द बैंक, जो आप देते हो। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज अ पे ऑर्डर एंड देयर इज डिफरेंस। पे ऑर्डर होता है व्हेन यू आर गिविंग आउट स्टेशन, यानी कि अपने सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में, एंड चेक इज विद इन। थर्ड इज ओवरड्राफ्ट। What is overdraft? Overdraft is given on current account। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, राइट, तो आपका डे टू डे कुछ ना कुछ पैसा आएगा। द बैंक गिव्स अस अ सर्विस। हमें बैंक एक प्रिविलेज देता है कि मान लो मतलब मेरा जो टर्नओवर है पर डे का 10,000 है, मेरा पर डे का जो आना और जाना है वो 10,000 है, ठीक है। और मैंने बैंक में अपना जो करंट अकाउंट बना रखा, अभी मैं करवाऊंगी, वो मैं 10,000 का बना रखा। लेकिन अगर मेरी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे बैंक में जीरो मनी है, देन ऑल्सो द बैंक विल गिव द मनी टू मी। मतलब आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने अकाउंट से, ओवर का मतलब होता है जो आपका लिमिट है, आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स नॉट प्रोवाइडेड ऑन अदर अकाउंट, दैट इज प्रोवाइडेड ऑन, आजकल तो सेविंग्स पर भी दे रहे हैं, आई हैव सीन। मैंने, आई हैव सीन मेनी ऑफ द बैंक्स आर गिविंग मी द दिस, वो कि आपको ओडी मिल जाएगा। बट नॉर्मली ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट इज गिवन ओनली ऑन करंट अकाउंट। मीन्स आपका जो वॉट एवर योर प्लेटफॉर्म इज, आपका जो भी
उन्होंने बता रखा कि भाई दिस शुड बी द मिनिमम बैलेंस, आपका जो भी एक है उसके ऊपर भी यू कैन विदड्रॉ, आपका जो लिमिट है उससे आप ऊपर भी निकाल सकते हो। हाँ, द बैंक विल बी चार्जिंग सर्टेन थिंग्स, ऐसा नहीं कि आपको वो मुफ्त में दे रहा, बट डेफिनेटली आपको कहीं और से लोन लेना नहीं पड़ेगा, आप बैंक से ही उस चीज को जो हो यू कैन रिक्रूट, विच इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि बैंक के उसका नाम क्या, एक बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती रहती है। And overdraft is one of the most important and you can say most commonly used tool by a businessman, चाहे वो छोटे से दुकान वाला होगा या बड़े से कंपनी वाला होगा, everybody uses the OD facility, जरूर यूज करते। The next is cash credit. The word itself says cash or credit, आपको लोन की तरह देना इन कैश। द नेक्स्ट इज ई बैंकिंग सिस्टम, ये आपके पेपर में एक अलग सा क्वेश्चन है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो यू विल सी हाउ मच, मतलब कि ई बैंकिंग अपने आप में बहुत सारा है। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नाउ यू नो एवरीथिंग वी आर हैविंग इज थ्रू द डिजिटलाइज पेमेंट्स, whatever we are doing, most of the payments जो है हमारे वी आर गिविंग थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट ई बैंकिंग के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट्स, देन आपके डिजिटल पेमेंट्स, विड्रॉयल फ्रॉम द एटीएम्स, उसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग टू सिस्टम्स विच इज कॉल्ड एज RTGS एंड NEFT। कभी आपके पेरेंट्स किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप देख सकते हो दैट इन द जो मोबाइल ऐप होता है उसमें भी होता है। RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस मनी, आपका मतलब देर इज अ टाइम। RTGS और नेफ्ट आपका जो है देर इज अ टाइम, आपका इमीडिएट पेमेंट या नेफ्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो देर इज अ लिमिट व्हेन यू आर एक्सीडिंग द अमाउंट, क्योंकि आपका 2 लाख उससे ज्यादा पेमेंट होती है, देन दे गो फॉर RTGS, नेफ्ट आपका किसी भी अमाउंट के लिए। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट बोथ ऑफ देम आर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। जैसे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय द व्हीकल, नाउ यू डोंट वांट टू गिव अ कैश, यू डोंट वांट टू गिव द क्रेडिट कार्ड, यू डोंट वांट टू यूज एनीथिंग एल्स, आप जीपे नहीं करना चाहते हो, आप RTGS या NEFT यूज कर सकते हो। Now we are having the apps of GPay and all, but to avoid any kind of discrepancies, you can go through RTGS and NEFT. So that is, these are the important services which are very essential for the business people. Now let us come to the accounts that we can have in our bank. हम सबके पास, आपके पास भी होगा, मे बी यू आर हैविंग, योर पेरेंट्स, एवरीवन हैज सेविंग्स अकाउंट। और ये जो 5 अकाउंट्स है ना बेटा, दिस कम्स एज अ मैच द कॉलम इन योर एग्जाम। सेविंग्स यानी कि हमारे दैट कैन बी अ शॉर्ट स्मॉल टाइम सेविंग्स, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, जब हमारे पास पैसा होता है, एक्स्ट्रा होता है, हम उसको बैंक में डाल देते हैं। इवन हमारा जो सैलरी है दैट कम्स इनटू द बैंक, एंड हमारा जो अकाउंट होता है उसको हम सेविंग्स बैंक अकाउंट बोलते हैं। सेविंग्स बैंक मतलब वी आर सेविंग द मनी, अगर उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा होता है तो वो बैंक में रह जाता है, जो हमें चाहिए होता हम उतना विड्रॉ कर लेते हैं। ऑन द सेविंग्स बैंक
you have the interest. And this interest starts from 3.75% per annum, and it is around 4 point something in all the banks, whether it is a nationalized or private bank. सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है अलग अलग होते हैं, जैसे आपके जनधन अकाउंट है, which has been an initiative of government of India, that has zero balance. यानी कि आपको किसी भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है. आपके बैंक में 0 पैसे भी होंगे तो भी आपका अकाउंट जो है दैट विल बी वर्किंग. Whereas in the nationalized banks like SBI वगैरह, आपका मिनिमम आई थिंक 1000 रुपीज है, मतलब 1000 रुपए आपके बैंक में हमेशा होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज्ड. एंड इन दी इंटर मतलब कि जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं उनका 5000 10,000 ऐसा. Savings account, this is actually pooling up of the small time savings, and you get interest when you are depositing in the savings account. Second, current account. Now ये जो करंट अकाउंट है, दिस इज फॉर द बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर द इंडिविजुअल पर्पसेस के लिए नहीं होता है. दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर इनटू द बिजनेस. they need to open the current business, क्योंकि करंट अकाउंट में उनको ओडी की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, तो कभी भी उनको जो है अपना पैसा ऊपर नीचे करना होता तो दे कैन डू इट, बट दे डोंट गेट एनी इंटरेस्ट. they don't get any interest. हाँ, अगर ओडी ले लेते हैं तो चार्जेस लग जाते. But current account is very important for a businessman, whether he is a small time shopkeeper or a large business owner. The third is fixed deposit. Please remember, fixed deposit. Fixed मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड बैंक में डाल देते हो. आप एक फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड बैंक में डाल देते हो. द बैंक विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन यू हैव पुट. जितना छोटा ड्यूरेशन उतना कम इंटरेस्ट, जितना बड़ा ड्यूरेशन उतना ज्यादा इंटरेस्ट. योर uncle came, your grandfather gave you 1 lakh rupees. Your grandfather gave you 1 lakh rupees. Now you don't want to spend that 1 lakh rupees. आप चाहते हो कि आप उसे 1 lakh rupees को बाद में यूज करो, बट आपको डर है कि अगर आप सेविंग्स में डाल दोगे तो उसको विड्रॉ कर लोगे, क्योंकि सेविंग्स में हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता. तो आप चाहते हो कि उसे आप 2 साल तक, यू डोंट वांट टू टच दैट मनी, आप उस मनी को टच नहीं करना चाहते. You can put that money in the fixed deposit. The interest rate starts from 5%, 6%, 7.5 तक जाता है, depending on the tenure. जहां आपका 366 डेज हो जाता है वहां आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो. लेस देन 365 में आपका परसेंटेज कम होता है. एंड जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 0.5% हर एक में एक्स्ट्रा मिलता है. मतलब अगर आपको 3.5 मिल रहा है तो उन्हें 4 मिलेगा, आपको 5 मिल रहा है तो उनको 5.5 मिलेगा. दैट्स फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड मनी फॉर फिक्स्ड पीरियड. याद रखना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट. द वर्ड says re मतलब repeated. हर महीने for a fixed period, आपको हर महीने for a fixed time you have to deposit an amount in the bank. अगर आप इसको ओपन करते हो तो, जबरदस्ती नहीं, अगर आप ओपन करते हो तो. and then after completion of that period आपको money with interest वापस मिल जाए. फिक्स डिपॉजिट में आप फिक्स्ड मनी डिपॉजिट कर देते हो, आपके पास एक लमसम अमाउंट आया, आपने बैंक में डाल दिया. रिकरिंग में आप हर महीने डालोगे फॉर दैट पीरियड, दैट कैन बी 6 months, 8 months,
9 months, 11 months, 12 months, 2 years, आपकी मर्जी. इन द पोस्ट ऑफिसेस आपका 100 रुपए में भी चल जाता है, बट इन मेनी ऑफ द एरियाज इट इज मिनिमम 1000 रुपीज, किसी किसी जगह पे 500 रुपीज ऐसे चलता है. मान लो आपको, मतलब आपने सोचा हुआ कि मेरी मम्मी का बर्थडे है नेक्स्ट व्हाट यू कॉल एज से फरवरी में, राइट? नाउ यू आर हैविंग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 7 मंथ्स है. आप अपनी मदर को 7 मंथ्स के अंदर एक बहुत अच्छी साड़ी, एक बहुत अच्छा नेक पीस, एक बहुत अच्छी चीज लेकर देना चाहते हो, बट यू नो कि खर्चा हो जाता है. आप क्या करते हो, अपनी पॉकेट मनी से एक फिक्स अमाउंट फॉर दैट पीरियड, मतलब वो रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है हर महीने उतना उस अमाउंट को आप बैंक में डालते हो. सो बाय जनवरी से आपने 500 रुपए डाले थे, तो बाय जनवरी आपके पास 3500 रुपीज आ गए. 500 इंटू 7, और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा और आपको 37-38 रुपीज मिल जाएगा. दिस इज रिकरिंग डिपॉजिट. इट्स ऑल स्मॉल टाइम. फिक्स्ड डिपॉजिट तो सबको ही यूज करता है. इट इज यूज बाय द बिजनेस ऑल्सो, इट इज यूज बाय. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज MODA. ये लास्ट टाइम पेपर में आया था इन मेनी ऑफ द स्कूल्स. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. आजकल ये बहुत चल रहा है कोटक महिंद्रा का. जो कोटक वाले हैं, दे आर promoting this a lot. Now, what is multiple option deposit account? In savings bank, this is actually related to savings bank. आपके पास, मतलब आपका मिनिमम बैलेंस आपका होना चाहिए कितना? 10,000. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. अब मोड़ा क्या करता है, दैट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, क्या करता है? इट विल आपके 10,000 से जितने भी ज्यादा अमाउंट हो गए जिसको आप टच नहीं करना चाहते, वो आपको सेट करेगा. मतलब वो जब आप इस अकाउंट को ओपन करोगे तो वो सेट करेगा कि 10,000 से लेकर अगर मेरे अकाउंट में 20,000 हो गए तो 5,000 को तुम फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो. मतलब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 10,000, लेकिन आपके अकाउंट में कितना है? 20,000. नाउ बैंक विल यूज 5,000 रुपीज, मतलब 5,000 आपको रोजाना के खर्चे के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए आप नहीं कर रहे हो. वो जो एक्स्ट्रा 5,000 है, दैट वुड बी डाइवर्टेड टू फिक्स्ड डिपॉजिट. आपको उस 5,000 में यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है देन सेविंग्स अकाउंट. बट इसका सबसे बड़ा खूबी क्या है पता है आपको? खूबी ये है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट डालते हो, यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी. और अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% चार्ज देना पड़ता है. मतलब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है, लेकिन मुझे अभी जरूरत पड़ी, मैंने फिक्स डिपॉजिट से निकाल दिया. सो इफ आई ब्रेक द फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करूंगी तो आई हैव टू गिव 1% इंटरेस्ट. चार्जेस बोलते हैं हम उसको, इंटरेस्ट नहीं बोलते, हम उसको चार्जेस बोलते हैं. वेरएस इन मोडा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जो हमारा अमाउंट जो है हमने फिक्स में डाला है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ गई, आई मतलब कि आई नीडेड दैट 5,000 रुपीज, नो अमाउंट विल बी डिडक्टेड. मतलब मैं सेविंग्स बैंक की तरह कभी भी उस पैसे को ले भी सकती हूँ, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह आई विल बी गेटिंग द व्हाट वी कॉल एज बेनिफिट ऑल्सो. मुझे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा और सेविंग्स बैंक की तरह मैं कभी भी उसको जो है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जब मुझे जरूरत होगी मैं उसे विड्रॉ भी कर सकती. आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मल्टीपल ऑप्शन. अगर आपके पास फिक्स, सॉरी, इन द सेविंग्स अकाउंट यू हैव अ मिनिमम अकाउंट बैलेंस.
you have to maintain a minimum account balance, right? And you get the interest which is very less, 3.75 to 4%, 4.5. Whereas in the fixed deposit, a fixed amount for a fixed period is put. And if you are withdrawing that amount before the time, then आपको charges देने पड़ते. Whereas in the multiple deposit, you will be getting the benefit of savings account also. यानी कि आपका जो पैसा है वो सेविंग्स के जैसा ही रहेगा, आप कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हो. And you will be getting the benefit of fixed deposit also, because आपको जो rate of interest होगा that would be according to the fixed deposit. That's multiple option deposit account. आजकल ये बहुत ज्यादा नया चला हुआ है. So this is what we call as banking. The first service that we have for the business is banking. The second one which we need is insurance. यानी कि हमने पहले में पढ़ा था, इंश्योरेंस जो है वो आपका होता है प्रोटेक्शन. बेसिकली इट इज प्रोटेक्शन. तो इंश्योरेंस जब आप लोग पढ़ोगे, whenever you are reading, you need to be extra alert whenever you are reading, because that is the most confusing topic in your syllabus from this chapter. Now all of you know, आपके पापा ने आपके लिए इंश्योरेंस ले रखा होगा, आपकी पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस लेके रखा होगा, आपके शादी के लिए इंश्योरेंस लेके रखा होगा, या फिर घर के लिए. मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेस. व्हाई डू वी टेक इंश्योरेंस? का जो बेसिक मेन जो पर्पस था वो था इन केस ऑफ एनी ट्रेजेडी, मिसहैप, जिसको वो मिसहैप अफेक्ट कर रहा है उसको कुछ सर्टेन अमाउंट दे दिया जाए. बट कैसे देगा वो कंपनी आपको? आप उसको जो हो एज अ प्रीमियम, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आपने कुछ अमाउंट उस इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होगा तो वो आपको जो है पैसा लमसम में देता है. बट ऑफ लेट, कुछ टाइम से, इंश्योरेंस हैज आल्सो बिकम द टूल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब अब इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ आपके डेथ या एक्सीडेंट को नहीं कवर कर रहा है, इट इज कवरिंग मेनी थिंग्स. वो इकोनॉमी में आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस जो है दे आर आल्सो गिविंग यू द बेनिफिट्स इन सच अ मैनर कि आपकी जो, अगर आपने लिया है कोई चीज, इंश्योरेंस लिया है, तो उसका जो कवरेज के साथ इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द कैपिटल बेनिफिट्स. And all the business, whether it is a small business, whether it is a large business, everyone goes with insurance, which is very important. क्योंकि भाई वेयर हाउस भी है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी है. इंश्योरेंस तो कई चीजों के लिए होते हैं. सामान हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है, तो हमें सामान का भी इंश्योरेंस करवाना है. तो इंश्योरेंस का जो फंक्शन है, फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी. मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इट वुड प्रोटेक्ट यू, एंड एक डिजायर्ड अमाउंट जो है यू विल गेट आफ्टर द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट. रिस्क शेयरिंग, नाउ बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, तो आपका रिस्क शेयरिंग मतलब ये है कि बिजनेस कभी लॉस में, बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जाता है अगर वो इंश्योर्ड है. तो प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी का मतलब है इट विल नॉट गो इनटू कंप्लीट लॉस. एंड रिस्क, बिकॉज एवरी बिजनेस इज, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था,
रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस. तो बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस होगा नहीं, लेकिन उस रिस्क को कंप्लीटली तो एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं, बट टू सम एक्सटेंट इट कैन बी शेयर. And of course, as I said, today business is not only about insurance is not only about only protection. It is also providing the capital formation. अब आता है इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. आपको फंक्शन से ज्यादा प्रिंसिपल्स पे ध्यान करना क्लास 11. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी, दे आर मतलब कि इजी, बट बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, so you might feel that they are tricky. प्रिंसिपल्स का मतलब है इंश्योरेंस को जब आप लेते हो, आपके अलग अलग इंश्योरेंस है. लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपके भैंस का इंश्योरेंस है. तो इंश्योरेंस इज फॉर डिफरेंट. लेकिन while we are taking the insurance, we need to follow certain principles. और ये principles आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर लिखे होते हैं. टेकन इंश्योरेंस इज वन ऑफ द, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है आपके पेपर में कैसे आएंगे, कौन से प्रिंसिपल को वॉयलेट किया गया है, मींस कौन सा प्रिंसिपल है जिसे तोड़ दिया गया है. मींस वी नीड टू फॉलो ऑल दीज प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज, while we are taking an insurance, we need to have at most good faith. आपके जब आप पढ़ोगे ना उसमें उबरीमिया करके लिखा होगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है. दैट मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो और जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो, दोनों को एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस फॉर लाइफ, ठीक है, अब उस इंसान को कोई टर्मिनल इलनेस है, उसने बताया नहीं, एंड आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस आफ्टर 3 months अ पर्सन डाइड. मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ पेपर का. then the insurance company will not provide any kind of insurance to the insurer, क्योंकि उसने बात छुपाई थी. The same is for the fire insurance and marine insurance, जो अभी आप पढ़ोगे. मतलब when you are taking an insurance for any cause, you should give the relevant details, and company को भी बताना चाहिए कौन सी चीज कवर्ड है, कौन सी चीज कवर्ड नहीं है. Second is insurable interest. मीन्स जिस चीज पर, जिस इंसान के लिए, जिस गुड के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, यू शुड हैव सर्टेन रिलेशनशिप विद दैट. यानी कि उस चीज के टूटने फूटने, उस इंसान के डेथ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू शुड बी अफेक्टेड. थर्ड इज इंडेमनिटी. अब जो वर्ड्स आएंगे वो थोड़ा सा अलग होगा. लाइफ इंश्योरेंस में आपका इंडेमनिटी नहीं होता है, बट आपके जो फायर एंड मरीन है उनमें इंडेमनिटी होता है. इट इज नॉट इन लाइफ. मतलब आपका जितना नुकसान हुआ है ना, उतना ही पैसा आपको मिलेगा. मान लो एक इंसान है, उसने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा, ठीक है. नाउ फायर हुआ, उसका सारा सामान जल गया. इंश्योरेंस कंपनी ने आकर उसको एसेस किया एंड दे फाउंड दैट द अमाउंट विच इज, मतलब जो उन्होंने किया है वो 80,000 का आया है, ठीक है. उसने इंश्योरेंस कितने का करवा रखा था, 1 लाख रुपीज का, लेकिन उसका नुकसान कितने का हुआ, 80,000 का. तो द इंश्योरेंस कंपनी विल पे हिम ओनली 80,000. ऑन द अदर हैंड उसने 1 लाख रुपए का करवा रखा था, बट उसका जो नुकसान था दैट वाज फॉर 1,20,000, ठीक है.
तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको मैक्सिमम 1 लाख रुपए देगी, नॉट 1,20,000। दैट इज इंडेमनिटी, मतलब द मैक्सिमम अमाउंट दैट द पर्सन कैन गेट। अगर उसका एक से कम हुआ है तो जितना हुआ उतना ही मिलेगा, और ज्यादा भी हुआ तो जितने का उसने करवाया उतना मिलेगा। वेर एज लाइफ इंश्योरेंस में हाउ कैन यू से किसी की वैल्यू क्या है? जो आपने लाइफ इंश्योरेंस में जिस इंसान का जितना आपने डाल रखा उसको वो पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 1 crore, तो ड्यू टू एनी अनसर्टनिटी द पर्सन डाइज, उसको 1 crore पूरे मिल जाए। नेक्स्ट इज प्रोक्सीमेट कॉज। ये आपके पेपर में आता, कॉजा प्रोक्सीमा। कॉजा प्रोक्सीमा। कॉजा का मतलब क्या होता है? कॉज। प्रोक्सीमा का मतलब होता है नियरेस्ट। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नियरेस्ट। नाउ किसी भी इवेंट को होने में देर आर मेनी कॉजेस, but the insurance company will give you the claim for the nearest cause। अगर डायरेक्ट वही नहीं हुआ है तो भी नियरेस्ट जो हुआ है उस कॉज के बेसिस पर वो आपको देती है। एंड अगर कोई और कॉज था, मतलब हमने ले रखा, मतलब हम एक इंसान ने जो है फायर इंश्योरेंस ले रखा है, एंड फायर के अंदर उसने जो है फायर ले रखा है, बेसिकली जो आग लग जाती है, लेकिन उसका जो गोदाम था, ये पेपर का क्वेश्चन है, उसका जो गोदाम था उसमें लाइटनिंग गिर गई, बिजली गिर गई और उनका जल गया, तो द पर्सन विल नॉट गेट। तो फायर का मतलब फायर से रिलेटेड। द सेम इज फॉर द मरीन इंश्योरेंस ऑल्सो। आपने मरीन के अंदर ले रखा है कि आपका जो सामान है अगर पानी में डूबेगा तो आप इंश्योरेंस लोगे, लेकिन पायरेट ने आकर अटैक कर दिया और आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। यानी प्रॉक्सिमेट कॉज, नियरेस्ट कॉज शुड बी देयर। सब्रोगेशन। सब्रोगेशन एंड मिटिगेशन दो अलग अलग टर्म्स है। सब्रोगेशन एंड मिटिगेशन दो अलग अलग टर्म्स है आपकी। एंड दिस मतलब सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, मिटिगेशन, आपके तीनों जो है TION से आ रहे हैं। एंड यू माइट बी व्हेन यू आर डूइंग दिस, मतलब जब आप करोगे ना तो हो भी सकता है कि आपको परेशानी आए। तो काइंडली रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्रोगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेशन। सब्रोगेट का मतलब हो जाता है व्हेन यू आर इंश्योरिंग योर प्रोडक्ट्स। दिस इज अगेन ओनली फॉर फायर इंश्योरेंस में जाता है। आपने अपने सामान को इंश्योर किया है, ठीक है, आपने अपने सामान को इंश्योर किया है। नाउ जब सामान आपका किसी भी इंसान का जल गया, जो बचा हुआ जो पार्ट होगा, जो भी बचे हुई चीज होगी, दैट वुड गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, नॉट टू द ओनर। I'll give you one example which has come in the exam. A person had a person had insured his car for 2 lakh rupees। एक इंसान ने अपने कार को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर रखा है, फायर इंश्योरेंस। अनफॉर्चुनेटली हिज व्हीकल गॉट फायर्ड, सॉरी इट गॉट, उसमें फायर, आग लग गई, एंड द कार वॉज बर्न्ड। तो जो उसके बचे हुए पार्ट्स होंगे, अगर वो ओनर सोचेगा कि जो बचे हुए पार्ट है मैं उन्हें भी बेच दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट वुड गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उन पार्ट्स को बेचकर दे टेक द प्रॉफिट, बिकॉज उनको बहुत सारी जगहों पर उनको यूज करना है। सब्रोगेशन का मतलब होता है द राइट ऑफ ओनरशिप। गाड़ी तो आपकी रहती है लेकिन वो जो फिजिकल पार्ट्स है वो मतलब कि दैट वुड गो टू द इंश्योरेंस कंपनी। एक गोदाम है, वहां आग लग गई, बट 10% ऑफ द गुड्स
could be saved. 10% goods वहां पे सेव हो गए, and that would go to the insurance company, because जब आपने इंश्योरेंस लिया तो एंटायर गोदाम का लिया है, तो आपको पैसा मिल रहा है, तो you cannot claim on the remaining profit. That is subrogation. कंट्रीब्यूशन, आई मतलब कि मैं कह सकती हूँ आपके 11th स्टैंडर्ड में दिस इज द ओनली क्वेश्चन वेयर यू विल बी हैविंग अ न्यूमेरिकल इन बिजनेस स्टडीज. 12th में भी ऐसा ही एक चैप्टर है, वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव वन क्वेश्चन विच इज कंट्रीब्यूशन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल आता है आपको कैलकुलेट करने के लिए. कई बार क्या होता है, वी टेक डबल इंश्योरेंस, मतलब हम एक ही चीज का दो कंपनियों से लेते हैं, राइट. बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने 1 लाख रुपए एक कंपनी से भी ले लिया, सामान मेरा खराब हुआ 1 लाख रुपए का, मैंने बी कंपनी से भी 1 लाख रुपए ले लिया. इट इज नॉट पॉसिबल. while you are filling the form you have to give the details कि आपने अगर इंश्योरेंस इसी सामान का किसी और कंपनी से लिया तो कितने का लिया है. then there is a ratio divided. मान लो एक बिजनेसमैन था, दिस इज अ क्वेश्चन, एक बिजनेसमैन था, उसने 2 लाख रुपए जो है he had taken from A company and B कंपनी से उसने 3 लाख रुपए ले रखे थे. ठीक है, तो टोटल इंश्योरेंस उसका कितना हुआ, 5 लाख. मतलब उसने ए कंपनी से 2 लाख रुपए ले रखे थे एंड बी कंपनी से उसने 3 लाख रुपए, यानी कि टोटल इज 5 लाख. तो उसका रेशियो क्या रहा, 2:3. राइट. नाउ उसका जो है नुकसान हुआ 4 लाख का, उसका नुकसान हुआ 4 लाख का, तो उसे दोनों कंपनी कितना कितना देगी. तो 2/5 इंटू 4 लाख एंड 3/5 इंटू 4 लाख, यानी कि ये कंपनी 1,60,000 देगी और ये कंपनी 2,40,000 देगी. 1,60,000 जो है वो ए कंपनी देगी एंड 2,40,000 बी कंपनी देगी, यानी टोटल 4 लाख रुपए. तो this is called as the principles of contribution. When this particular principle comes, it comes in two ways. एक आपको explain करना पड़ता with example, एक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता और आपको पूरा न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके दिखाना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो देयर इन द एनसीईआरटी एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रिंसिपल्स. मतलब अगर आपने दो कंपनी से ले रखा है विच इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल इंश्योरेंस, तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है फ्रॉम ईच कंपनी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिटिगेशन. सब्रोगेशन का मतलब होता है क्लास 11 दैट द ओनर जो राइट होता है ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स दैट गोज टू द इंश्योरेंस कंपनी. वेरएस मिटिगेट का मतलब होता है बचाना. मिटिगेट का मतलब होता है बचाना, यानी कि हमें ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए ओ वाओ दैट्स गुड, ठीक है भाड़ में जाने दो, मैंने तो इंश्योर कर रखा है, जल रहा है जलने दो, इट्स ओके. जैसे वो हमारा चैप्टर था ना जॉन बायरो वाला चैप्टर, उसमें वो अंकल खोसरो कहते हैं देयर इज नो हार्म. ऐसा हम नहीं सोच सकते. द इंश्योरर द जो मतलब कि इंसान है दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड, he should try to save as much as possible. And basically this is
for the fire insurance. एक बिजनेसमैन था, उसके मतलब द सेम क्वेश्चन इज देयर, उसके एक गोदाम में आग लग रहा था, बट ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन टू स्टॉप दैट फायर. When asked, उसने कहा, I have already got the insurance. Which principle has he violated? Principles of mitigation. He should take all the actions so that जो आपका सामान है वो minimum आपका नुकसान हो. The loss should be minimized by the person instead of taking advantage. That's called as mitigation. When you will be studying these insurance principles, you will definitely find that you have to be very particular. इनके जो meanings हैं, they have to be very particular in your exams. So to start off, what we have learned today is business services, यानी कि the service industries which are also important for the businesses. They are definitely for the individuals also, लेकिन business industry में they are more relevant. और उसके अंदर हमारा पहला आता है बैंकिंग, सेकेंड हमारा आता है इंश्योरेंस, एंड द थर्ड विच वी वुड बी लर्निंग सून दैट वुड बी कम्युनिकेशन. When it comes to the banking, we say banking provides us with different services like bank draft, overdraft, banker's check, cash credit, and the facilities of e-banking. We have different types of accounts which are used by the businessman, by the individuals, लेकिन जो current account होता है that is used only by the businessman. But savings, fixed deposit, recurring, multiple option, they are used by all. Savings, a regular pooling of your money, current pooling of money in the business, but you don't get any interest. ये पेपर का ही क्वेश्चन है. Fixed deposit, fixed amount for fixed duration. Recurring, a fixed amount for a period that depends आप कितने period के लिए ले रहे हो. After completion of that period, you will be getting your money back along with the interest. Multiple option में you get the benefit of savings account, यानी कि you can withdraw your money anytime. At the same time, the extra money which you don't want to use will be getting the interest of fixed deposit. Then we learned what is insurance, यानी कि the protection. By giving us the product protection, it gives us the certainty. क्योंकि business में risk is very common. वहां पर एक assured amount हमें मिल जाता है after any mishap. It is also in a way sharing of the risk by the businessman and by the company, but ऐसा मुफ्त में कोई नहीं देता है. For getting the insurance, you have to pay a lump sum amount or a monthly or a quarterly, which is called as premium. आपकी पॉलिसी बनती है, according to the policy you are given the insurance, you are given the claim, and it also boosts the capital formation. एक जैसे 10 जनों ने जब इंश्योरेंस ले रखा होता है तो वो अमाउंट आपका जो है सर्कुलेट होता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरीके से वो कैपिटल को एक्यूमुलेट करता है. All the insurances, we have general and we have the life. Under general we have health, we have marine, we have fire. So all the insurance जो है, they are based on certain principles. The very first is be honest, utmost good faith. You must have some personal benefit, यानी कि कोई आपका नुकसान होना चाहिए. पर्सनल बेनिफिट का मतलब है उस सामान पर, उस इंसान पर उसका आपसे कोई रिलेशन होना चाहिए. Indemnity, it is not for the life insurance, means the actual amount will be given to you in case of any mishap. कम है तो कम मिलेगा, ज्यादा है तो जितने का आपने इंश्योरेंस किया उतना मिलेगा. Proximate cause means
the nearest cause of the mishap. There might be 3 causes, but जो nearest होगा वो होगा. Subrogation when any property, मतलब अगर हम कहते हैं moving asset like car, क्या फिर आपने गोदाम में किया तो सामान का, if there is any kind of loss, तो जो remaining charge होते हैं they go to the right जो है that will be for the insurance company. Contribution if you have taken a double insurance, आपने एक की जगह 2 कंपनी से लिया है, तो in the ratio, in the proportion you have taken, आपको उतना ही contribution, उतना ही आपको मिलेगा. आप दोनों जगहों से equally ले नहीं सकते. Mitigation, every person should try to mitigate, यानी कि they should try to save any kind of further loss by trying to उसको जो है कम कर. अब जल रहा है उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए. We should try to call the fire engine, we should try to अपनी तरफ से जो भी हमें मेजर्स लेना है वो लेना चाहिए जिससे कि नुकसान कम से कम. That's mitigation. So these are the principles of insurance. In the next class, we will be just learning the types of insurance that we have. And last but not the least is postal and telecom services. That would be the part of our next class.